myself Sunny, history faculty from श्री गुरु नानक विद्यालय। मेरा नाम सनी और आज हम लोग फिर से इतिहास के आपके पहले चैप्टर कक्षा 9 के पहले चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति, आज हम लोग उसी के बारे में फिर से बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, चूँकि लास्ट क्लास में मैंने आपको वो चैप्टर पूरा समझाया भी था, है ना। तो एक ब्रीफ समरी है ना, एक समरी फिर से आज मैं आपके सामने रखूँगा, उस चैप्टर को एक बार फिर से रिकॉल करूँगा ताकि अच्छे से आप उसे अपने माइंड में इन्फ्यूज़ कर सकें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी चैप्टर हो, अगर आप एक उसे स्टोरी के फॉर्म में याद करें, इंसिडेंट को अगर ईयर वाइज और समथिंग, तो फिर वो बहुत ईजिली लर्न होता है ना, वो बहुत ईजी आप उसे लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और जब आप किसी भी चैप्टर को स्टोरी के फॉर्म में लर्न कर लेते हैं, देन एनी ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू गेट इन द एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेगा, यू डेफिनेटली कैन आंसर दैट क्वेश्चन, है ना। आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हमने बात करा था फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, किस तरीके से क्या हुआ था। तो पहले एक समरी में आपको फिर से एक बार उसे रिकॉल करवा देता हूँ, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है, जो आप समझ सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये मैं आपको एक एक करके करवाऊँगा और इससे भी कुछ रिलेटेड जो है इंसिडेंट्स वो मैं आपको क्लियर करूँगा। मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा समय था जब फ्रांस के अंदर में जो पेरिस एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे सेना की टुकड़ी अचानक से घुसने लग गई। तो जब भी ऐसा हुआ था तो वहाँ के लोग जो है काफ़ी डर गए। उन्हें ऐसा लगा कि अगर सेना अंदर आ गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उन्हें भी हथियार की तलाश थी ताकि वो खुद को डिफेंड कर सकते। तो खुद को डिफेंड करने के चक्कर में क्या हुआ, उन्होंने जो सरकारी दफ्तर है और जो भी चीज़ें थी उन सबको तोड़ करके हथियार ढूंढना शुरू करा था। तो उन्हें वो हथियार मिले नहीं, है ना। फाइनली फिर क्या होता है, बेस्टाइल का एक किला, बेस्टाइल है ना, तो जब उन्हें पता लगता है, उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि नहीं वहाँ पे हथियार हो सकता है, उन्हें ऐसा लगता है, तो उस किले को वो ध्वस्त कर देते हैं, उसे वो गिरा देते हैं। और यही शुरुआत थी फ्रांस के क्रांति की, है ना। तो बेस्टाइल का जो किला था, एक क्वेश्चन आप देखेंगे, बेस्टाइल का किला कब ध्वस्त किया गया था, है ना, कब इसे ध्वस्त किया गया था। तो डेट आई हैव रिटन देयर 14 जुलाई 1789, डेट आई हैव रिटन, मैंने वहाँ पे डेट लिख रखा है। तो 14 जुलाई 1789, है ना, 89 को ये ऐसा किया गया था। बेस्टाइल का किला जब ध्वस्त किया गया, उस इंसिडेंट को मैंने वहीं पर रोका था, फिर मैंने उसे आगे को रिलेट करके आपको समझाया जो आगे और इंसिडेंट्स हुई थी उसके साथ में। फिर किस तरीके से एक शख्स जिसका नाम लुइस 16 था, वो एक बर्बन डिनास्टी से आता था ना। तो डिनास्टीज के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से भारत में भी बहुत सारे वंश चला करते थे, है ना, उसमें से मौर्य वंश भी एक बड़ा नामी हुआ करता था। तो उसी तरीके से फ्रांस के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में भी डिनास्टीज का रूल चला होता है, एक प्रथा, एक ट्रेडिशन चला हुआ था, ठीक है। तो उसी में से लुइस 16 नाम का भी एक शख्स था जो सत्ता पे आकर के बैठता है। जिस समय वो सत्ता पे बैठता है तो उस समय वो उसकी आयु, उसकी उम्र जो थी वो तकरीबन 20 वर्ष की थी, है ना। तो फिर कुछ समय के बाद वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस, है ना, उसके साथ में उसका विवाह होता है, वो शादी करते हैं उससे। तो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताया था कि जिस समय वो सत्ता पे आकर के बैठे थे तो उस समय जो है खजाना बिल्कुल खाली था फ्रांस का। तो अब ये जो खजाना खाली था उसके पीछे का कारण भी मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से एक के बाद एक बहुत सारे वॉर्स लड़े गए, एक के बाद एक बहुत सारी युद्ध हुई थी, है ना, जिसमें कि फ्रांस के ऊपर में जो वो लोन लेके, कर्ज लेकर के उस युद्ध को लड़ते थे, तो फिर वो कर्ज उनके ऊपर बढ़ता चला गया था। फिर अमेरिका का जो 13 कॉलोनीज, 13 उपनिवेश हुआ करते थे, उसको भी छुड़ाने के लिए, है ना, तो फ्रांस ने उसको सपोर्ट करा था अमेरिका को। तो फ्रांस ने अमेरिका को सपोर्ट करके ब्रिटेन के कब्जे में जो 13 उसके उपनिवेश थे, कॉलोनीज थे, वो उसने छुड़वाया। तो जब वो 13 कॉलोनीज को छुड़वाया तो उसमें भी उसे बहुत कुछ बियर करना पड़ा, एक्सपेंसेस, खर्च, और तकरीबन 10 अरब लिब्रे का उनके ऊपर में कर्ज आ गया था। आपको याद होगा मैंने लिब्रे का डेफिनेशन भी आपको लिखवाया था कि ये जो है एक फ्रांसीसी करेंसी हुआ करती थी, ना, जो जैसे कि इंडिया में आज हम लोग रुपए, है ना, देखते हैं,
तो हमारा करेंसी फॉर्म ऑफ करेंसीज जो है, तो उसी तरीके से वहाँ पे उस समय है ना, अभी तो खैर चेंज हो गया क्योंकि 1794 के बाद शायद उसे वो 94 के बाद उसे बंद ही कर दिया गया। तो उस समय 10 अरब लिब्रे का कर्ज उसके ऊपर में आ गया था। तो लुइस 16 के लिए ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये बहुत बर्डन वाली चीज़ें थी, उसको बहुत टेंशन हो रखा था उस चीज़ को लेकर के, और वो होना लाजमी भी था। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, मान लीजिए हमारे देश के अंदर में भी स्टेट गवर्नमेंट हमारा है ना, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट, उसी तरीके से सेंट्रल मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे पास में है। तो दोनों के पास अलग अलग फॉर्म्स ऑफ टैक्सेशन है ना। टैक्सेशन जो होता है, टैक्स के रूप में पैसे आते हैं कलेक्शन में, उस पैसे को फिर गवर्नमेंट हमारे पीछे ही इन्वेस्ट करती है, हमारे लिए इन्वेस्ट करती है, चाहे वो सरकारी स्कूल बना करके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देनी हो, या फिर उन्हें बुक्स कॉपीज प्रोवाइड करनी हो, तरह तरह की छात्रवृत्ति हो, जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं उन्हें उनकी तनख्वाह देनी हो, शिक्षकों को भी देनी हो। उसके बाद फिर देश के जहाँ प्रोटेक्शन की बात आती है, सिक्योरिटी की बात आती है, तो हथियारों को खरीदना हो, जहाँ रोड की फैसिलिटीज़ नहीं है रोड बनाना हो, पानी की दिक्कत ना हो उसके लिए डैम्स का कंस्ट्रक्शन, तो गवर्नमेंट वो पैसे को हमारे ऊपर में फिर से रीइन्वेस्ट मतलब खर्च करती है हमारे पीछे, वो रीस्पेंड करती है। तो रीस्पेंड कैसे करती है? क्योंकि उसके पास पैसा टैक्स के फॉर्म में आता है। तो अब अगर मान लीजिए उनके पास पैसा ही नहीं होगा, तो फिर वो एक्सपेंस कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, खर्च कैसे करेंगे? तो पैसे का होना तो जरूरी है ना। तो ना पैसे होंगे फिर ना वो तनख्वाह देगी, ना पैसे होंगे ना फिर वो हथियार खरीदे जाएंगे, ना फिर सैलरीज मिलेंगी, ना फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज एंड डैम्स, कुछ भी नहीं होने वाला। बस वही चीज जो है वहां पे भी था। तो जब लुइस 16 सत्ता पे बैठता है, फिर उसे दिखता है खजाना उसका पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ, तो वो इन अ स्टेट ऑफ शॉक है ना, उसके दिमाग को ये चीज बहुत जोर से लगती है। तो जब ये चीज होता है तो फिर उसने क्या करना है कि वो सोचता है कि किसी तरीके से अब ये फंड को रेज करना है, मुझे बढ़ाना है, पैसे मुझे चाहिए। तो पैसे आएंगे कहाँ? तो अल्टीमेट जो सॉल्यूशन था, अल्टीमेट सॉल्यूशन टू गेट द मनी वाज राइजिंग टैक्सेशन, है ना। पैसा खजाने में लाने का अल्टीमेट एकमात्र सॉल्यूशन था कि टैक्स को और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, जो पहले से चल रहा है। टैक्स बढ़ेगा तब फंड बढ़ेगा, पैसे बढ़ेंगे। फिर उसने कर्ज भी उतारना था, जरूरतें भी पूरी करनी थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती थी ना, उस समय जो राजवंश की जो गद्दी पर बैठा करते थे ना ये लोग, इनके ऐशो आराम के पीछे भी बहुत पैसे उड़ते थे, है ना। दे वर एडिक्टेड, वो लोग बहुत बुरे तरीके से आदी हो चुके थे टू लिव अ लग्जरियस लाइफ, है ना, एक ऐशो आराम की जिंदगी जीने। तो अब क्या होता है कि लुइस 16 पे टैक्सेशन पॉलिसीज को, टैक्स को रेज करता है, बढ़ाता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था उसने क्या करा था। अगर उसे टैक्स बढ़ाना होता था या कुछ भी चेंजेस लाने होते थे, तो पहले उन्हें स्टेट बॉडीज की जो है ना वो मीटिंग कॉल करनी पड़ती थी। उससे पहले एक बार फिर मैं आपको समझा दूं एक चीज जो उस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक पार्ट है, ठीक है। दी फ्रेंच सोसाइटी, फ्रांसीसी समाज, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा ये वो पार्ट होता है ना फ्रांसीसी क्रांति का, ये वो हिस्सा है जिसमें से अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब ये जिस फ्रेंच सोसाइटी की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस फ्रांसीसी समाज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था, आपको याद होगा। पहला हिस्सा जो होता था उसे हम लोग फर्स्ट स्टेट कहते थे, दूसरा हिस्सा सेकंड स्टेट कहलाता था, और तीसरा थर्ड स्टेट। ये अगर आपको फिर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन अगर रहेगी तो मैं एक और चीज समझा करके आपको ये क्लियर करता हूँ आपके डाउट्स को। होप यू रिमेंबर दैट अर्लियर, आपने प्रीवियस पीछे की क्लासेस में पढ़ा होगा ये चीजें कि हाउ द इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड एट अ टाइम। एक समय में भारत का समाज कैसे बटा हुआ था। तो भारत के जो लोग होते थे ना उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं चलता था, है ना। उस समय चलता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। तो भारतीय समाज 4 हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है। ब्राह्मण जो सबसे ऊंचा तबका का होता था, फिर क्षत्रिय जो लड़ाका होता था, योद्धा होता था जो लड़ाई में जाते थे ना। तीसरा हो गया वैश्यास, जो व्यापारी तबके के लोग होते थे जो व्यापार किया करते थे। शूद्रास जो लोवेस्ट कम्युनिटी में मतलब छोटे समाज के लोग होते थे, उनको शूद्रास में कंसीडर किया जाता था। तो भारत का समाज 4 हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक उसी तरीके से फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है। द फर्स्ट स्टेट, द सेकंड वन एंड थर्ड वन। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट होता था ये राजा के बहुत करीब होता था। आपको याद होगा अच्छे से, प्रीवियस टाइम में मैंने आपको बताया था कि ये क्यों उसके करीब होते थे, है ना। फर्स्ट और सेकंड स्टेट उसके राजा के करीब क्यों होते थे? क्योंकि उन्हें प्रिविलेजेस
बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि जन्म से ही विशेषाधिकार मिला हुआ होता था। ठीक है, जन्म से विशेषाधिकार मतलब कई चीजों में रियायतें उन्हें दी जाती थी, है ना, उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, उन्हें मतलब वो एक अच्छी खासी जिंदगी जीते थे। और ऐसा क्यों था? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी तरह का चेंजेस करना होता था चल रहे पोर्टफोलियो में, ठीक है, तो फिर क्या करते थे वो एक मीटिंग कॉल करते थे जिसमें जो मेजॉरिटी अगर सपोर्ट करते किंग के वर्डिक्ट को तो फिर वो इंप्लीमेंट हो जाता था, उसे लागू कर दिया जाता था। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो था वो एक अच्छी अवस्था में भी जी रहे थे, उनकी जिंदगी अच्छी खासी कट भी रही थी। प्रॉब्लम हो रही थी सिर्फ थर्ड स्टेट वाले के साथ। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, ये तीसरा तबका जो होता था इसमें कौन लोग थे? मैंने आपको बताया था इसमें छोटे व्यापारी हुआ करते थे, है ना, बड़े व्यापारी भी थे, वो किसान जिनके पास जमीनें नहीं होती थी, फिर वो किसान जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन होती थी, फिर तरह तरह के जो कारीगर होते थे वो भी इसी में आते थे, कुछ पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग लाइक लॉयर्स एंड टीचर्स वो भी इसी के अंदर में आ जाते थे। तो ये जो तीसरा तबका था ना, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी तरह के टैक्सेस थे वो सारे इसके ऊपर में इंपोज कर दिए गए थे। थर्ड स्टेट वाले को टैक्स पे करना है, ठीक है, उसके अलावा कोई टैक्स पे नहीं करेगा। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो ऐसे ही निकल गया था, वो तो ऐशोआराम की जिंदगी है। प्रॉब्लम थर्ड स्टेट वाले के साथ आती थी। अब टैक्सेस भी तरह तरह के होते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, टेथेस और टैलिस, है ना, जैसे कि कुछ एक होता था आपका रिलीजियस टैक्स, धार्मिक टैक्स, है ना, वो भी लगाया गया। फिर डेली यूजेस के ऊपर में जैसे नमक हो गया, और डेली यूजेस का जो प्रोडक्ट होता था उसके ऊपर में भी टैक्सेस लगे हुए थे, तो वो भी इनको पे करना पड़ता था। और उसके अलावा भी एडिशनल बहुत सारे टैक्सेस थे, सो में टैक्सेस फॉर्म ऑफ टैक्सेस वर देयर व्हिच दे हैड टू पे, जो उन्हें पे करना पड़ता था। ठीक है, एंड दैट वाज द रीजन दैट द कंडीशन ऑफ थर्ड स्टेट वाज नॉट गुड। ठीक है, यही वो कारण था कि तीसरा जो स्टेट का स्टेट के लोग थे, जो तीसरे स्टेट का तबका था, उन लोगों की स्थिति जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती थी, है ना। फिर लुईस 16 जब वो सत्ता में आया, जब खजाना खाली था, उसने मीटिंग कॉल करी। जब मीटिंग कॉल करी तो उसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों स्टेट के लोग पहुंचे थे। मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह से फर्स्ट स्टेट से 300, सेकेंड स्टेट से 300 और थर्ड स्टेट से भी 600 लोग जो उनके पीछे खड़े हुए थे। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले बैठे हुए थे और थर्ड स्टेट वाले दोनों 300 उसके पीछे खड़े थे। ठीक है ना। तो किस तरीके से वहां पे एक प्रपोजल को रखा जाता है कि टैक्स को राइज करना है। तो जो वो प्रतिनिधि सभा के लोग थे, जो लोग थे मेंबर्स थे स्टेट जनरल के, तो उन्होंने कहा था दो स्टेट जो था फर्स्ट और सेकंड, चूंकि वो तो राजा के करीब था इसलिए, क्योंकि उन्हें प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ मिला हुआ था। ठीक है ना। तो उन्होंने उसको सपोर्ट करा कि नहीं, इट इज ओके, इट इज फाइन। लेकिन ये थर्ड स्टेट वाले उसको अपोज करे थे। फिर वहां पे एक प्रथा क्या चलती थी कि स्टेट के कितने भी लोग क्यों ना पहुंच जाए, एक स्टेट का एक ही वोट काउंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 मेंबर हैं तो 10 लोग वोट नहीं देंगे, वो 10 मिल करके एक वोट, उनका एक वोट काउंट होगा। तो ओवरऑल 3 स्टेट थे, 3 समाज थे देश के अंदर, फ्रांस के अंदर में, तो ऑब्वियसली कि 3 स्टेट थे तो 3 वोट काउंट होने वाला था। ठीक है, और थर्ड स्टेट की आबादी अच्छी खासी थी। ठीक है, थर्ड स्टेट का पॉपुलेशन जो है वो फ्रांस में अच्छा खासा था। तो थर्ड स्टेट वाले क्या चाहते थे कि ये जो एक स्टेट एक वोट की जो पॉलिसी चल रही है ना, इसे खत्म किया जाए और यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाए। बट द गवर्नमेंट, जो किंग हुआ करता था उस समय का, वो एंड द बॉडी ऑफ स्टेट जनरल, दे वर नॉट रेडी। ठीक है, विद दिस प्रपोजल, वो इस प्रपोजल से बिल्कुल असहमत हो गए। उन्हें ये पसंद नहीं आया कि एक पर्सन एक वोट है ना, 1 पर्सन 1 वोट की ये जो पॉलिसी है पसंद नहीं है। फाइनली थर्ड स्टेट वाले ने क्या करा, क्विट कर गए। क्विट मतलब वो बाहर निकले। ठीक है, फिर बाहर निकल के उन्होंने ओथ करा कि किस तरीके से हम एक संविधान बनाएंगे, एक ऐसा संविधान जो राजा के पावर को सीमित करेगा, है ना, एंड फ्ला फ्ला फ्ला। फिर वो हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ तक जो मैंने बताया इसमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन भी करते चले जाइएगा खाएंगे। ठीक है, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स, प्लीज ब्रिंग योर कॉपी एंड पेन। अपने कॉपी और पेन को साथ में ले लीजिए। ओके, होप यू टेकन। ठीक है, अब आप ये साथ साथ नोट करते जाइएगा जैसे जैसे मैं बोलता चला जाऊंगा। 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज बटा हुआ था। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कितने हिस्सों में बटा हुआ था।
ठीक है। तो जवाब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लिख रखा है 3 भागों में। जवाब तो हालांकि आपको पहले से पता होगा, ठीक है ना। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था। तो अब क्वेश्चन ऐसा है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कितने हिस्सों में बटा हुआ था? जवाब होगा 3, है ना। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो चीज मैंने आपको बताई थी, इससे रिलेटेड आपको और भी चीजें याद होंगी कि अगर मैं आपसे पूछ दूं फॉर एग्जांपल कि ये जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, ये 3 हिस्सा कौन कौन था, तो आप मुझे फट से बता सकते हैं ना, तुरंत आपका रिप्लाई होगा दैट्स अ फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। चलिए इससे मैं कुछ और क्वेश्चंस निकालता हूं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे मैं राइज करता हूं कि फर्स्ट स्टेज जो होते थे उसमें कौन आते थे। तो आपको याद होगा, मैंने आपको प्रीवियसली बताया भी था कि पहला स्टेज जो होता था उसमें पादरी लोग आते थे, जिसे क्लर्की कहा जाता था, ठीक है, इंग्लिश में। तो हिंदी में हम लोग पहले स्टेज में जो लोग आते थे उन्हें पादरी कहते थे। फिर दूसरे जो स्टेज हुआ करते थे उसमें जो लोग आते थे वो कहलाते थे कुलीन, है ना, जिसे हम इंग्लिश में नॉबल कहते हैं। तो दूसरे स्टेज के लोगों को नॉबल कहा जाता था। और तीसरे स्टेज में तो मैंने आपको बताया था कि छोटे व्यापारी, है ना, किसान, भूमिहीन किसान जिनके पास भूमि नहीं होती थी, उसके बाद कारीगर, उसके बाद और भी लोग जो थोड़े वेल एजुकेटेड भी हुआ करते थे, वो तीसरे तबके में आते थे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हो गया कि फ्रांस का समाज कितने हिस्सों में बटा हुआ था? 3। अगर पूछा जाए कि कौन कौन था, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब पूछा जाए फर्स्ट में कौन आता था, तो पादरी। सेकंड में कौन आता था, तो कुलीन। थर्ड में कौन आता था, तो ये है ना। तो ये फर्स्ट वन। ओके, एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 1774 में फ्रांस की सत्ता किसने संभाली? तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 1774 जो है लुईस 16 जो है उसने सत्ता को संभाली थी और सत्ता की गद्दी पे आकर के वो बैठा था। अब फिर मैं क्या करूंगा ना, इसी से कुछ क्वेश्चंस और निकालता हूं, ठीक है। जिस समय लुईस 16 सत्ता पे बैठा, सत्ता पे, उस समय उसकी उम्र क्या थी? जल्दी आपको पता होगा। गुड, आई थिंक सॉरी, जिस समय वो सत्ता पे बैठा उस समय उसकी उम्र हुआ करती थी 20 साल, ठीक है। चलिए इसमें से कुछ और क्वेश्चंस निकल सकते हैं कि लुईस 16 ने जब सत्ता को संभाली, जब वो सत्ता पे आकर के बैठा था, तो जैसे वो सत्ता उसने संभाली, उसने सबसे पहले क्या पाया? व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? क्या उसने ऑब्जर्व करा? तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सत्ता पे बैठते ही उसे पता लगा, उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि खजाना जो था वो खाली था। एक और क्वेश्चन इससे निकाल सकते हैं कि लुईस 16 किस डिनेस्टी से था, किस वंश का शासक था वो, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि वो बर्बन डिनेस्टी से था, है ना। लुईस 16 वाज फ्रॉम बर्बन डिनेस्टी। तो ये कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, फिर इसी क्वेश्चन को और मैंने घुमा करके नीचे लिखा, जैसे ये क्वेश्चन था ना 1774 में फ्रांस की सत्ता किसने संभाली थी, ठीक। तो जवाब तो लुईस 16 है। अब इस क्वेश्चन को और उलट देते हैं, लुईस 16 ने फ्रांस की सत्ता कब संभाली थी? तो जवाब आप फिर देखेंगे लुईस 16 ने फ्रांस की सत्ता में कब, लुईस 16 फ्रांस की सत्ता में कब आया, या लुईस 16 ने फ्रांस की सत्ता कब संभाली? द आंसर इज 1774। ओके, अभी इसको छोड़ते हैं, 4th को, 5th को, 6th को, अब आ जाते हैं 7th में, ठीक है। ये मैं आपको फिर बताऊंगा। ये फर्स्ट क्लियर है, सेकंड क्लियर, थर्ड वन इज क्लियर, है ना। विल डिस्कस 4th, 5th एंड 6th लेटर ऑन। अभी इसको मतलब लिखिएगा। चलिए 7th में हम लोग आते हैं। सम्राट लुईस ने 16th स्टेट की जनरल की सभा कब बुलाई थी? अब ये था क्या? आई एम श्योर दैट यू नो द आंसर। ये क्या था? फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सम्राट लुईस ने 16वीं या 16 स्टेट के जनरल की सभा कब बुलाई? ठीक है, जवाब यहां मैंने लिख रखा है 5 मई 1789, 5 मई 1789 को। ये क्या था आपको याद है? लुईस 16 ने जब खजाना खाली देखा था तो फिर उसे वो क्या करना था, खजाना भरना था, उसके लिए उसने टैक्स को रेज करना था। तो टैक्स रेज कैसे होता है, तो उसके लिए बकायदा उसने क्या करना था, जो वहां पे एक ट्रेडिशन चला आ रहा था, एक परंपरा जो वहां पे चली आ रही थी कि किसी तरीके से जो है वो टैक्स राइज करने के लिए जो एक पॉलिसी वहां पे थी कि 3 जो स्टेट्स होते हैं उनको बुलाया जाए और वो प्रपोजल रखा जाए, मेजॉरिटी जो सपोर्ट करेगी वही। तो ये वो वही मीटिंग की बात कर रहा हूँ
ठीक है, स्टेट के जनरल की सभा, ठीक है, मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। तो उसने वो मीटिंग बुलाई थी, तो वो कब बुलाई थी? 5 मई 1789। और क्यों बुलाई थी? इसलिए बुलाई थी क्योंकि वो उस समय चाहता था कि वो पॉलिसी को वहां रखेगा और वो उसे सपोर्ट करेगा और फिर वो उसे इंप्लीमेंट करेगा। इंप्लीमेंट मतलब वो उसे लागू कर देगा। ठीक है, चलिए अभी 8 को भी छोड़ रहे हैं, ठीक है, 9 पे आते हैं। किस समाज को जन्म से विशेषाधिकार मिला हुआ था? लेट मी रिपीट, किस समाज को, या फिर फ्रांस के किस समाज को, है ना, सॉरी आई एम नॉट रिटन द नेम फ्रांस, फ्रांस के किस समाज को जन्म से विशेषाधिकार मिला हुआ था? फ्रांस का वो कौन सा तबका था जिसे जन्म से प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ मिला हुआ था, मतलब जन्म से ही विशेषाधिकार। तो आपको मैंने बताया था द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड स्टेट, ठीक है। तो पहला और जो दूसरा तबका होता था फ्रांस के अंदर का, इन दोनों को शुरू से ही जो है विशेषाधिकार मिला हुआ था। किस तरीके का विशेषाधिकार था याद है ना आपको? उसे मिला हुआ था कि उसे किसी तरीके का टैक्सेशन नहीं देना पड़ता था, है ना, और जन्म से भी बहुत सारी छूट थी, रियायतें थी जो उन्हें मिल रखी हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैं बोलते जा रहा हूं, बताते चले जाइएगा। बेस्टाइल का किला कब ध्वस्त किया गया था? ठीक है, बेस्टाइल का किला कब ध्वस्त किया गया था? आंसर आप देखेंगे 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789। आपको याद होगा जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने स्टार्टिंग ही यहीं से करा था, है ना, कि किस तरीके से बेस्टाइल नाम का एक किला हुआ करता था जिसको वही पेरिस के अंदर, पेरिस के लोगों ने ही जो है फाइनली ध्वस्त कर दिया था। क्यों? इन सर्च ऑफ आर्म्स, आर्म्स खोजने के लिए, है ना, वो आर्म्स खोज रहे थे, वहां पे हथियार खोज रहे थे। तो जो बेस्टाइल का किला था वो फाइनली 14 जुलाई 1789 को ध्वस्त किया गया था। ओके, तो ये वो चीजें जो अभी मैंने आपको बताई ये वहां तक थी जो फाइनली अभी तक मैंने आपको रिकॉल करके समझाया था। अब फिर से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जिस समय फाइनली लुईस 16 ने उसे इंप्लीमेंट करने का सोचा, टैक्स को बढ़ाने का सोचा, मीटिंग को कॉल किया। तो मीटिंग जब कॉल हुई थी ना, तो उसमें थर्ड स्टेट वाले ने एक प्रपोजल रखा, 1 पर्सन 1 वोट शुड बी देयर, एक आदमी और एक मताधिकार, मतलब एक वोट होना चाहिए, मगर मानने को तैयार नहीं हो। तो फाइनली थर्ड स्टेट बैकआउट कर जाते हैं, थर्ड स्टेट बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद उन्होंने ओथ ली, उन्होंने शपथ ली कि अब कुछ भी हो जाए, अब हम लोग संविधान लेकर के आएंगे, एक संविधान बनाएंगे और उस संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, उस संविधान का उद्देश्य। तो उसका मेन उद्देश्य जो है वो ये होगा कि जो राजा को अनगिनत और अथाह पावर मिली हुई है ना, शक्तियां, वो उसको सीमित करना, ठीक है, उसे किसी तरीके से लिमिट करना, उसे समेट करके सीमित कर देना और फिर उस पावर को डिवाइड कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्योंकि देखिए अक्सर हमें एक बात पता होती है ना कि जब पावर सेंट्रलाइज्ड होता है, सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है ना, किसी एक आदमी के हाथ में सारी ताकत को दे देना कि सब कुछ उसने ही देखना है, सब कुछ उसने ही करना है, ठीक है। तो जब किसी एक आदमी के हाथ में पावर आ जाए ना, तो इस बात की पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत ज्यादा होती है कि उस पावर का वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि सारा पावर तो उसी के पास है। तो अगर उसने कुछ गलत करा भी तो हु विल स्टॉप हिम, कौन रोकेगा उसे? ही हैज ऑल द पावर ना, सारा ताकत तो उसके पास है, ठीक है। तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हुआ करते थे फ्रांस के, तो जो पावर, जो शक्तियां उन्हें मिली हुई थी ना, तो वो तो अतः थी, ठीक है ना। तो उसे लिमिट करना, उसे रोकना किसी तरह से और पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब पावर को जब डिसेंट्रल मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो क्या होता है, कुछ पावर उसे, कुछ पावर उसे, कुछ पावर उसे, एक दूसरे को सुपरवाइज कर रहा, तीसरा उसके ऊपर उसको सुपरवाइज, मतलब वो उसकी निगरानी कर रहा है, वो उसकी निगरानी कर रहा है। तो इससे पावर का मिसयूज होने का खतरा जो है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, संभावना जो है वो कम हो जाता है कि पावर का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली उन्होंने संविधान के लिए कसम खाई, संविधान लाएंगे और जो है हम लोग फाइनली जो है पावर ऑफ किंग उसको लिमिट करेंगे। फिर किस तरीके से प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं, फेमिन्स आते हैं, उसके बाद प्राइसेस ऑफ ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेरिस के अंदर में बेस्टाइल का किला ध्वस्त किया जाता है और ये वो बहुत कुछ होता है जो मैंने आपको पीछे के चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन करके समझाया भी था। तब फाइनली क्या होता है कि जो राजा था
उसने संविधान को मान्यता दे दी। उसने संविधान को मान्यता दी कि ठीक है, इसे फॉर्म किया जाए और जो भी होगा अब के बाद से सब कुछ उसके अकॉर्ड चलेगा। तो वहीं से हुआ था कि फ्रांस जो है वो बनता है, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ठीक है, मतलब राजा रहेगा, राजा गद्दी पे बैठेगा, मगर वो काम जो करेगा वो संवैधानिक पद्धति से, संवैधानिक तरीके से काम को करेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको याद होगा अच्छे से, मैंने आपको समझाया था कि जैसे फ्रांस में एक समय था जब एक के बाद एक शासक आते गए, गद्दी पे बैठते गए और फ्रांस को चलाते गए। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ना एक लहर सा चला हुआ था, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो है वहां पे ऐसे ही चलता था, यही ट्रेडिशन, यही रूल फॉलो हो रहे थे, है ना। किंग्स जो है वो एक के बाद एक रूल करते थे। तो अब अगर मान लीजिए किसी एक देश के अंदर में वो शासन चल रहा है, वहां पे लोग उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं कि नहीं, ये जो राजा जो है, ये जो वे ऑफ रूल है, मतलब जो चलाने का जो तरीका है, ये राजा हमें नहीं चाहिए, इसे हटाओ, यहाँ पे संविधान आएगा, संवैधानिक तरीके से देश चलेगा। और अगर वो चीज वहां इंप्लीमेंट हो जाता है, अगर वो चीज लागू हो जाती है वहां पे, तो फाइनली क्या होता पता है, अगल बगल के जो देश थे ना, जहाँ पे पहले से और भी राजा लोग थे, तो जब वहां के लोगों को पता लगता तो वो भी विद्रोह करते ना। तो ये बात जो है ना, जब वहां पे फ्रांस के अंदर में विद्रोह शुरू हुआ, लोग राजा के खिलाफ हुए, संविधान बनाने की तैयारी हुई, ठीक है, राजा ने संविधान को जब मान्यता दे दी, तो ये बात अगल बगल के देश में भी, अगल बगल के जो राजा हुआ करते थे अगल बगल में, उन्हें भी पता चल गई। तो उनके अंदर में एक डर क्या आ गया ना कि अगर ऐसा हुआ तो फाइनली क्या होगा, एवरीथिंग विल गेट डिस्ट्रॉयड, ऑल द पावर विल बी डिसेंट्रलाइज्ड, है ना, सारा का सब कुछ जो चला आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, हमारी ताकत छिन जाएगी। तो फिर प्रूसिया जो था वो ऑस्ट्रिया, और फाइनली ये लुईस 16 जिसे डर था उसके सत्ता के चले जाने का, आपस में मिलकर के फ्रांस के खिलाफ ही कॉन्स्पिरेसी रचने लगे। इस तरीके से फिर आपको मैंने बताया था कि जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुआ था, जिसमें प्रतिनिधि होते थे थर्ड स्टेट के जो लोग हुआ करते थे, उन्होंने ही वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया, है ना, लड़ाई पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ छेड़ी। इस तरह से फिर फ्रांस के अंदर में नेशनलिज्म पैदा हुआ, लोग देशभक्त बने, लोगों के अंदर देशभक्ति जागा। फिर मैंने आपको बताया था उस समय एक सॉन्ग भी कंपोज किया गया था, मैर्सिलेस, जिसे बाद में जाकर के फ्रांस का संविधान बना दिया गया। ठीक है, तो फ्रांस का संविधान को सॉरी फॉर मिस्टेक, उसे फ्रांस का नेशनल एंथम, राष्ट्रगान बना दिया गया। ठीक है, तो ये जो चीजें थी ये सारी एक के बाद एक होती चली गई। बाद में जब प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई, तो वो अलग फिर किस तरीके से एक और बैस्टाइल को ध्वस्त किया गया, वहां से लुईस 16 को निकाला गया, ट्रेजन के चार्ज में उसे फांसी की सजा सुना दी गई, और फाइनली इधर संविधान देश का बनकर के तैयार हो गया। संविधान जब देश का बनकर के तैयार हुआ तो नाउ द फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक। अब फ्रांस जो है वो गणतंत्र बना। ठीक है, फ्रांस जो है एक रिपब्लिक बना, और फिर फ्रांस उसी रिपब्लिकन फॉर्म में आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ फीमेल्स, वुमेन्स के बारे में बताया था कि वुमेन्स को, हालांकि वुमेन्स एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चला था इसमें फीमेल्स का भी बहुत बड़ा हाथ था। चाहे वो ऑस्ट्रिया पर्सियन वॉर जो अगेंस्ट में हो रहा था, फ्रांस के जो नेशनल असेंबली लड़ रही थी, तो वहां पे भी फीमेल्स घर को संभालती थी, डोमेस्टिक चारों को भी देखती थी, घर के काम को भी देखती थी, बाहर का भी काम हैंडल करी थी। फिर जितने भी प्रोटेस्ट होते थे उस प्रोटेस्ट में भी वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती थी। लेकिन बीइंग अ रिपब्लिक, है ना, एक समय फ्रांस जो फिर गणतंत्र बना, उसके बावजूद तक, उस समय तक भी फ्रांस के अंदर में महिलाओं को जो है पूर्णतः इक्वलिटी, समानता के, मतलब समान फॉर्म में, मतलब एक दूसरे के समान रूप में नहीं देखा जाता था, है ना, इक्वलिटी नहीं थी वहां पे उस समय तक भी। बाद में फिर उनका भी प्रोटेस्ट होता गया, और 1946 में 1946 में उन्हें वोट देने का, मत जो है अपना डालने का अधिकार मिला। उसी बीच में फिर मैंने जैकोबिन क्लब के बारे में बताया था कि कैसे एक पॉलिटिकल फॉर्म होता था जहाँ लोग बैठते थे, डिबेट करते थे। ठीक है, रॉबिस्बेरी जो है उसने उसको फाउंड करा था। तो इस तरीके से करके ये चीजें भी जो है फाइनली आगे बढ़ते चली गई। ओके, और लास्ट में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था लास्ट क्लास, प्रीवियस क्लास में, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, है ना, एक गुलामी की प्रथा चली आ रही थी वहां पे भी। जैसे आपको बताया था मैंने, लेबर शॉर्टेज जब होता था तो फ्रांस, अमेरिका जो ये सब है ना, अफ्रीका जाकर के वहां से लेबर को कड़ियों से बांध करके जहाजों में डाल के एक 3 महीने की लंबी यात्रा होती थी,
उसके बाद उसे लेकर के आते थे, फिर प्लांटेशन ऑनर को बेच दिया करते थे, ठीक है। और प्लांटेशन ऑनर जो है उन मजदूरों को बंधुआ मजदूर बना के काम कराते थे। तो ये एक अमानवीय व्यवहार था, है ना, अमानवीय व्यवहार। तो इसी को देखते हुए फ्रांस में जो कन्वेंशन बना था, जो एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली था, नया जिसे चुना गया था, लोगों ने चुना था, तो उस असेंबली ने फाइनली उसे अबॉलिश कर दिया था, उसे खत्म कर दिया था, ठीक है। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट आया। अच्छा, ये नेपोलियन बोनापार्ट जो सत्ता में आया था 1804 में, फ्रांस की गद्दी पे आके बैठा, फ्रांस का सम्राट अपने आप को उसने घोषित करा। अब ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था, ये सत्ता में आ कैसे गया आपको पता है? एक्चुअली वहां पे फ्रांस में ना एक समय ऐसा आया, रिपब्लिक बनने के बाद जो लोग फ्रांस को चला रहे थे ना, वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होने लग गई, ठीक है। राजनीतिक जो है वो अस्थिरता पैदा हो गई वहां पे। आपस में ही वो लोग लड़ जाते थे, ये पॉलिसी नहीं, वो पॉलिसी नहीं, कोई उसे अपोज करता, कोई उसे इंप्लीमेंट कराना चाहता। तो इसी का एडवांटेज नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया था एंड फाइनली ही बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस, और वो फ्रांस की गद्दी पे आके बैठा था। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट भी जो है कुछ अच्छे काम भी करे उसने, ठीक है, और कुछ बुरे काम भी करे, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट का दोनों साइड था कि उसने कुछ पॉजिटिव वर्क भी करा था फ्रांस के लिए और कुछ नेगेटिव वर्क भी करे थे। लेकिन उसके अंदर का एक थॉट्स होता था नेपोलियन का ना, वो अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करना चाहता था। ही वांटेड टू एक्सपैंड द टेरिटरी ऑफ फ्रांस एंड इवन ऑल दोस एरिया वेयर ही वाज रूलिंग। तो नेपोलियन का कहना था कि जिस जगह वो रहता था उस एरिया को वो और बड़ा करना और समृद्ध करना चाहता था। ही वांटेड टू बिकम पावरफुल, ताकतवर बनना चाहता था, ठीक है। तो इस चक्कर में नेपोलियन जो है ना, एक के बाद एक कई युद्ध लड़ता गया, बहुत सारी लड़ाइयां उसने भी लड़ी नेपोलियन ने, और फाइनली 1815 में एक लड़ाई उसने लड़ी थी जिसका नाम था बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू में जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट फाइनली हार गया था, और उसके बाद जो है फ्रांस फिर से एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में आगे बढ़ता चला गया ना। अब ये जितने भी मैंने लिख रखे ना क्वेश्चन, सारा कुछ इसके अंदर में आ जाएगा। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? ये एक ऑब्जेक्टिव है, मैंने आपको बताया था 1804, है ना। आई रिपीट द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? ठीक है, आंसर इज 1804, 1804। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कुछ फ्रांस के अंदर में आई थी, राजनीतिक अस्थिरता, जिसका फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया था, और फाइनली वो सम्राट जो है वो सम्राट बना फ्रांस का। किस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई? तो आंसर यहाँ पे आप देखेंगे वाटरलू, आप पूरा लिख लीजिएगा, वाटरलू का युद्ध, ठीक है। आई रिपीट द क्वेश्चन, किस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई? ये था वाटरलू का युद्ध, है ना, बैटल ऑफ वाटरलू इन इंग्लिश वी कॉल इट। तो मैंने आपको बताया था कि एज नेपोलियन वांटेड टू एक्सपैंड द टेरिटरी, नेपोलियन का एक ख्वाब था टेरिटरी को एक्सपैंड करना, और वो कई युद्ध भी लड़ता चला गया था ना। इसी बीच उसने एक लड़ाई बैटल ऑफ वाटरलू लड़ी थी, जो विच वाज द लास्ट बैटल ऑफ नेपोलियन, वो आखिरी लड़ाई था नेपोलियन का, ठीक है। नेक्स्ट, वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया? ठीक है, आई रिपीट द क्वेश्चन, उसे नोट डाउन करते चले जाइए। वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया? ठीक, तो वाटरलू का युद्ध जो था वो 1815 में लड़ा गया था, ठीक है, वेयर नेपोलियन वाज डिफीटेड, जहां नेपोलियन हार गया था। ओके, नेक्स्ट, फ्रांस का राष्ट्रगान, ठीक है, या फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से जब उसे लुईस 16 जो था, संविधान को मान्यता देने के बाद, जब उसने मान्यता दे दी थी तो उसे डर भी था, तो इसलिए वो अपने अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ मिलके ना फ्रांस के खिलाफ ही कॉन्स्पिरेसी रचने लगे वो, ठीक है ना। तो जब ऐसा हुआ तो उससे पहले कि ऑस्ट्रिया, पर्सिया और ये हमला करते फ्रांस पे, नेशनल असेंबली ने ही उन पे हमला करा। तो वही वो दौर था जब लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति पैदा हुई थी। तो तरह तरह की चीजें उस समय हुई थी, बहुत तरह के सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे ना। उसमें से एक सॉन्ग था मैर्सिडीज, है ना, इट वाज अ पैट्रियोटिक सॉन्ग बट लेटर इट बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है फ्रांस का राष्ट्रगान, मैंने इतना ही लिखा है, तो क्या है वो आप जोड़ लीजिएगा। तो फ्रांस का राष्ट्रगान आंसर इज मर्सिलेस, ठीक है। तो मर्सिलेस जो है वो फ्रांस का राष्ट्रगान है। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, now let us come to this part.
जन्म से विशेषाधिकार को कब खत्म किया गया था? तो मैंने आपको बताया 1789, ड्यूरिंग 1789, ठीक है, संविधान लागू हुआ, ठीक है, और फाइनली जो था जो जिस तरह के प्रिविलेजेस थर्ड स्टेट को फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिल रखे थे उसे खत्म किया गया। दूसरा जो उन्हें विशेषाधिकार जितना भी तरह का वही प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन पर विशेषाधिकार को खत्म किया गया। फिर अकेला जो थर्ड स्टेट को टैक्स देना होता था उसे बंद कराया गया। उसके बाद तरह तरह के जो टैक्सेस लगते थे, जो मैंने आपको बताया था, कुछ एवरीडे यूजेस गुड्स के ऊपर में भी टैक्सेस होता था जैसे नमक, उसे भी बंद किया गया। और खास करके स्पेशली जो रिलीजियस टैक्सेस होते थे, है ना, धार्मिक कर जिसे हम लोग कहते हैं, वो धार्मिक कर को भी फिर फाइनली खत्म किया गया था। तो जन्म से विशेषाधिकार को कब खत्म किया गया था? आंसर है रिटन देयर 1789, 1789। अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, लिख लीजिए, जन्म से विशेषाधिकार को कब खत्म किया गया था? जवाब है 1789। ओके, 12, फ्रांस गणतंत्र कब बना? ठीक है, When did France become republic? फ्रांस जो है वो गणतंत्र कब बना? आंसर है 21 सितंबर 1792। ये पूरा इंसिडेंट मैंने आपको समझाया था किस तरीके से फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक, पहले एक मोनार्कियल, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना था फ्रांस, जब लुईस 16 ने संविधान को मान्यता दे दी थी। बाद में जाकर के जब कॉन्स्पिरेसी हुई, फिर ऑस्ट्रिया पर्सिया के अगेंस्ट में वॉर इन्होंने छेड़ा, लुईस 16 को अरेस्ट किया गया, उसे लटकाया गया फांसी पे, और फाइनली जो है वो फ्रांस जो है गणतंत्र बनकर के उभरा। ठीक है, तो फ्रांस गणतंत्र कब बना था? द आंसर इज 21 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1992। ठीक है, सॉरी 1792, 1792। ओके, जैकबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? ठीक है, जैकबिन क्लब जो था उसकी स्थापना किसने करी? तो आपको मैंने बताया था कि जिस समय वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रियन पर्सिया, प्रूसिया, है ना, चल रहा था, जब नेशनल असेंबली जो है वो लड़ाई में थी, तो उसी समय फ्रांस के अंदर में कुछ क्लब्स भी फॉर्म होते चले गए थे, जिसमें लोग बैठ करके पॉलिटिकल मैंडेट पे डिस्कशन करते थे, पॉलिटिकल टॉपिक्स पे। तो उसी में से एक पॉलिटिकल क्लब था जिसका नाम था जैकबिन क्लब, है ना। तो ये जैकबिन क्लब था जिसके निर्माता या जिसका फाउंडर आप कह सकते हैं वाज मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेरी। द क्वेश्चन इज, जैकबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो जैकबिन क्लब की स्थापना मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेर ने की थी। ठीक है, ओके। फ्रांस के दो मुख्य बंदरगाह कौन थे? इससे रिलेटेड लेट मी क्लियर यू वन थिंग। आपको मैंने बताया था कि जब लेबर शॉर्टेज होता था ना, तो फिर ये लोग क्या करते थे, फ्रांस में दो मुख्य बंदरगाह थे जिस जगह से ये लोग जहाज में जाते और अफ्रीका से बॉन्डेज लेबर, है ना, लेबर को खरीद करके या ले करके आते थे। ठीक है, जंजीरों में जकड़ के और ला करके आप प्लांटेशन ऑनर को बेच दिया करते थे। तो वो जो मेजर पोर्ट्स थे, ठीक है, उसका नाम था बॉर्डियक्स और नैंटेस। आपके हिस्ट्री के बुक में ना, एनसीईआरटी के, उसमें भी ये इंग्लिश में ही नेम दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई रिटन इट। तो बॉर्डियक्स और नैंटेस जो होते थे ना, ये वो दो पोर्ट्स थे जहां से उसे वो लेबर्स को लाने जाते थे और लेकर के भी आते थे। ठीक है, ओके। तो ये वो दो पर्टिकुलर पोर्ट्स होते थे। फिर ये औरतों को मत का अधिकार कब प्राप्त हुआ? औरतों को फ्रांस में, आप फ्रांस जोड़ दीजिएगा, ये छूट गया है। ठीक है, औरतों को फ्रांस में मत का अधिकार कब प्राप्त हुआ? आई रिपीट द क्वेश्चन, औरतों को फ्रांस में मत का अधिकार कब प्राप्त हुआ? द आंसर इज, आई हैव रिटन 1946। आपको बताया था मैंने कि तकरीबन 200 साल तक जो फीमेल्स हैं उन्होंने अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए जो है वो लड़ाइयां तो नहीं कह सकते, मतलब हाँ, प्रोटेस्ट करा, विरोध करा। ठीक है, और फाइनली 1946 में जाकर के दे गॉट द राइट टू वोट, उन्हें अधिकार मिला था वोट देने का। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, है ना, दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, ये वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। बाकी आप करेंगे क्या ना, आप अपने एनसीईआरटी का बुक भी खोलिएगा और एक बार स्टार्टिंग टू एंड, है ना, शुरू से आखिर तक रिवीजन भी कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। जब आप रीड करेंगे कि ऑल दी इंसिडेंट्स जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको बताया ना, आप जब रीड करते जाएंगे तो आपको वो सारी चीजें फिर से रिकॉल होती चली जाएंगी ना, याद हो जाएंगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बुक्स में भी मिल जाएगी।
तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है जो मैंने आपको लिखा है। आई होप यू हैव रिटन ऑल दोस। अगर कुछ छूटा होगा तो फिर आप एक बार लुक कीजिए, इसे देखिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की तरफ। आप एक बार देख लीजिए। ओके, लेट अस मूव अहेड। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। तो वैसे बेसिकली मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि अगर आप स्टोरी को अच्छे से गेन कर लेंगे, आप समझ लेंगे ना, तो फिर आपको आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आंसर दैट डजंट मैटर नहीं करेगा, वो फिर आप बहुत इजीली उसको कन्वे कर लेंगे, आप आराम से उसको बना लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो मैंने इंसिडेंट्स आपको बताई थी उसके अंदर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे भी लिख रखे हैं, ठीक है। ये बेसिकली दो ही क्वेश्चन है ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, जगह के कारण में। मगर फिर अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखता हूँ यहाँ पे, उसके बाद एक एक करके वो क्वेश्चंस को भी हम लोग डील कर लेंगे। ये सब वो क्वेश्चंस होंगे जो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सा तबका आगे बढ़ा है, ठीक है। ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मिड में कौन सा तबका था जो आगे आया था, जो बढ़ करके आगे आया था, जिसने फिर ये कहा था कि मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए और राइट टू जो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ जो मिला हुआ वो गलत है, उसे नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा तबका था? आई होप आंसर इज क्लियर है ना, आपको आंसर शायद पता ही होगा। एक और क्वेश्चन है, थर्ड स्टेट का कौन सा प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा द्वारा निरस्त किया गया है? और एक लास्ट क्वेश्चन में और लिख लेता हूं, फ्रांस के समाज का वर्णन करें, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है ना बेसिकली ये आपको फिर से मदद करेंगे चैप्टर को रिकॉल करने में, क्योंकि इसके अंदर में बेसिकली वो सारी चीजें आ जाएंगी जो मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। तो इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सा तबका आगे बढ़ा था? तो मैंने आपको बताया था कि थर्ड स्टेट जो होता था ना, उसमें कुछ वेल एजुकेटेड लोग भी होते थे, कुछ व्यापारी तबके के लोग भी होते थे। फिर मैंने आपको बताया कैसे वो वुलन है ना, वुलन और सिल्क का ट्रेड करते थे वो, तो ट्रेड कर करके उन्होंने भी अच्छी खासी अर्निंग करी थी, पैसे कमाए थे। तो इस तरीके से करके ना ये तबका जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा था, और यही वो तबका था जिसने इस बात का विरोध किया था, जिसने इस बात को अपोज किया था कि जो विशेषाधिकार जन्म से मिला हुआ है ना, the privileges based on birth which is given to first and second state should be abolished। वो विशेषाधिकार जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिला हुआ है उसे खत्म किया जाना चाहिए, और जो बेसिस है, जो आधार है, वो एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता। मतलब अगर कोई योग्य है तो आप उसे हर तरह का अधिकार दीजिए, आप उसे हर तरह की छूट दीजिए, रिलैक्सेशन दीजिए, जो करना है। लेकिन इफ समवन इज नॉट एबल, तो उनका कहना था कि एबिलिटी को बेसिस बनाइए, अगर एबिलिटी बेसिस होगी तो फिर बढ़िया होगा। तो ये वही तीसरा तबका होता था, थर्ड स्टेट, जिसके अंदर व्यापारी वर्ग, कुछ पढ़े लिखे लोग और कुछ वो लोग आते थे, ठीक है। ओके, थर्ड स्टेट, तीसरा जो स्टेट था, थर्ड स्टेट का कौन सा प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा द्वारा निरस्त किया गया? थर्ड स्टेट जो थे बेसिकली उनका कौन सा ऐसा प्रपोजल था जिसको प्रतिनिधि सभा ने और लुई 16 ने निरस्त कर दिया, नहीं माना,
आपको याद होगा, बहुत 2 से 3 बारी मैंने आपको ये बताया, और ये भी बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, यही से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं जो आप एग्जाम में फेस करेंगे। तो थर्ड स्टेट का कहना था कि देयर शुड बी 1 पर्सन 1 वोट, है ना। उनका कहना था एक आदमी 1 वोट होना चाहिए, काउंटिंग, है ना। नॉट 1 स्टेट 1 वोट, एक स्टेट 1 वोट नहीं, एक शख्स, एक बंदा, एक आदमी 1 वोट, ये होना चाहिए। तो फिर ये जो है थर्ड स्टेट का यही वो प्रस्ताव था 1 पर्सन 1 वोट का, जिसको निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद याद है ना क्या हुआ था, वो लोग बाहर निकल गए तो उन्होंने ओथ ली थी, कसम खाई थी कि अब तो जो है संविधान लाएंगे और राजा का पावर को सीमित करेंगे, है ना। विल ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिमिट द पावर ऑफ किंग। फ्रांस के समाज का वर्णन करें। अब तो अगर मैं नाम भी बोलूं तो यार बहुत अच्छे से कर देंगे, आई एम डैम श्योर, क्योंकि ये काफी बार मैंने आपको बताया भी है और अच्छे से डिटेल में समझाया, तो आई होप कि बहुत अच्छे से आपको भी समझ में आ गया होगा। तो याद होगा वही 3 तबका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट वो जो पात्री, सेकंड वो जो कुलीन, थर्ड वो जिसमें व्यापारी ये वो आते थे। फर्स्ट सेकंड स्टेट वो जो राजा के करीब होता था, उन्हें विशेषाधिकार कुछ प्राप्त थे, उन्हें टैक्स देने की छूट थी, मतलब टैक्स नहीं देना होता था उन्हें। थर्ड तबका, तीसरा तबका वो होता था जो एक तरह से एक्सप्लॉइट होता था, जिसे प्रताड़ित किया जाता था, हर तरह के टैक्सेस उसको देने होते थे, चाहे वो डेली गुड्स जो यूज कंज्यूम करते थे उस पे लगने वाला टैक्स हो, या वो धार्मिक टैक्स हो, या फिर और भी कोई चीज उनके अर्निंग का टैक्स हो, जो भी टैक्स सारे के सारे जो है वो थर्ड स्टेट वाले को पे करने होते थे। तो फ्रांस में जो समाज था, फ्रांस का समाज, उसका वर्णन आप ऐसे ही कर सकते हैं कि वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट स्टेट में पादरी लोग जो रिस्पेक्टेड लोग होते थे, सेकंड में कुलीन लोग, और फिर थर्ड में वो सारे लोग जिसके बारे में मैंने बताया था वो आते थे। इस तरीके से फर्स्ट सेकंड को लिबर्टी मिली हुई थी, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ लेट अस कम टू, हाँ ये 2 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, वैसे भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार फिर रिपीट करूं, मैं फिर आपको एक बार बता दूं, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बेसिकली इसलिए दिखा रहा हूं, है तो ये बेसिकली जैसे हमारे जैसे सीबीएसई में क्या होता है, सीबीएसई में ना इस टाइप के क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसीडर होते हैं, ये पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो आपके जैक बोर्ड जो होते हैं ना, उसमें बेसिकली क्या है ना, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप इसका आंसर जब ढूंढेंगे ना, जब आप इसके आंसर को अपने दिमाग में लाएंगे तो वो स्टोरी आपकी रिकॉल होगी जो मैंने आपको बताई थी। तो फिर इससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपके माइंड सेट रहेगी, और फिर वो एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो बहुत इजीली आप कंसीडर बना पाएंगे। लेट्स सी, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, ठीक है। हालांकि ये तो अगर सीबीएसई में बात किया जाए तो ये जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई या फिर आप ऐसे बोल लीजिए कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके मुख्य कारण क्या थे, है ना। व्हाट वर द मेन कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन कारण, मुख्य कारण जो थे वो क्या क्या थे। तो कैसे आपको मैंने समझाया था कि एक तो डिस्पोटिक रूल ऑफ किंग, डिस्पोटिक रूल ऑफ किंग, तो वो जो राजा होता था वो अपनी मर्जी का चलाता था। कैसे लुई 16 जो बर्बन डिनास्टी का था वो आया, सत्ता में बैठा, टैक्स को उसने राइज करने का सोचा, तो ये सारी चीजें। दूसरा, कंडीशन ऑफ पीपल, लोगों की जो स्थिति परिस्थिति थी वहां पे, ठीक है, किस तरीके से दाम हर चीज का बढ़ता गया था। प्रीवियस क्लास में मैंने डिटेल में समझाया था, दाम हर चीज का बढ़ता गया, मगर जो लेबर्स होते थे ना उनको कुछ नहीं मिलता, जो उनकी सैलरी फिक्स थी बस वही उससे 1 पैसा एक्स्ट्रा उन्हें नहीं मिलता था। किस तरह से फिर फेमिन आया है ना, फिर एक बार विंटर में बैड हार्वेस्ट हुआ, तो ये सारी वो चीजें थी जो उनके अंदर में भी गुस्सा जो है वो भरते चले जा रही। उसके बाद तीसरा समाज जो था, ठीक है, थर्ड स्टेट का आगे आना, जो तीसरा समाज था वो आगे आया, उसने भी वो भी इसका एक मुख्य कारण बना था, ठीक है। तो थर्ड स्टेट जो था, कैसे उसने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी, एक प्रथा, एक ट्रेंड जो चल रही थी, उसने उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि ये जो विशेषाधिकार उन्हें मिला हुआ है फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले को, फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले को ये विशेषाधिकार बंद होना चाहिए। फिर कैसे वही तबका है जो फिर आगे जाता है, आगे जाने के बाद जब वो मीटिंग में कॉल होता है, मीटिंग से बाहर निकलते हैं, फिर संविधान लाने की बात करता है, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड, मैंने आपको कहा था उसमें एजुकेटेड लोग भी होते थे।
फिर वो वही तबका है जो संविधान लाने का सोचता है, राजा की पावर को सीमित करने का सोचता है, कैसे फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में कन्वर्ट करता है, फिर कैसे फ्रांस एक रिपब्लिक में कन्वर्ट होता है। तो ये सब बेसिकली वो सारे कारण थे जो आगे जाकर के फ्रांसीसी क्रांति जो है उनकी परिस्थिति के रूप में उभर करके सामने आए थे, या मुख्य कारण बने थे, है ना। चाहे वो डिस्पोटिक रूल ऑफ फ्रांस हो, या तीसरे तबके का आगे आना, या सबसिस्टेंस क्राइसिस या परिस्थिति जो लोगों की वहां पे हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद अकाल का पड़ना, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन लोकतांत्रिक अधिकारों की सूची बनाए जो आज मिले, जो हमें आज मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ, ठीक है। आप अपने एनसीईआरटी के बुक में आई थिंक पेज नंबर 11 में जाएंगे ना, तो आपको राइट साइड में एक बॉक्स मिलेगा बना हुआ, ठीक है, राइट साइड में। जब आप साइड में जाएंगे तो वो बॉक्स बना होगा, बॉक्स में क्या है ना, फाइनली डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, है ना। आदमी को, इंसानों को जो विशेष अधिकार जो मिले, तो ये कब मिला था? जब फ्रांस के अंदर संविधान आया था ना, तो वहां पे उसके बाद लोगों को बहुत तरह तरह के अधिकार दिए गए थे। जैसे आपको पता होगा आपके भारत देश में कुछ फंडामेंटल राइट्स है, लाइक आपको किसी भी जगह पे घूमने की आज़ादी है, आपको अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, अगर आप विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो एक लिमिटेशन है, मगर विरोध आप प्रदर्शन कर सकते हैं बशर्ते किसी को नुकसान ना हो, है ना। तो विरोध प्रदर्शन भी आप कर सकते हैं, पर्व त्योहार को मनाने की आज़ादी है। तो ये अधिकार आज हमें मिले हुए। तो ये अधिकार हमें कहाँ से मिले पता है? ये उसी जगह से निकल के आया, फ्रांस के अंदर में से। जब फ्रांस में संविधान आया तो उसके बाद वहां पे लोगों को कुछ अधिकार दिए गए थे, ठीक है। वो अधिकार वही सब था, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रोटेस्ट, है ना, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू फॉर्म यूनियन, राइट टू विजिट एनीवेयर, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब अधिकार कहीं भी घूमने का, अधिकार कहीं बसने का, अधिकार अपने धर्म को मानने का, अपने धर्म का प्रचार करने का, शिक्षा का अधिकार। तो ये सब जो है कई तरह के अधिकार हैं जो उन्हें मिले थे। तो ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है, उन लोकतांत्रिक अधिकारों की सूची बनाए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली आप वो चार्ट देखेंगे तो वो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें से स्पेशल मैंने आपको कुछ स्पेशली जो है वो राइट टू इक्वलिटी, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अगर कोई किसी को प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ भी अधिकार है उनके पास, वो एक्शन ले सकता है बकायदा जाकर के पुलिस के पास, और जो भी है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद जाकर के इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो इस तरीके से और भी कुछ कुछ अधिकार है। आप वो चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसमें से कौन कौन सी चीजें जो आज हम लोग यहाँ फेस कर रहे हैं, मतलब हम लोगों को यहाँ पर मिली हुई है, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीजें हैं, ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, और बाकी प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया था, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको हर चीज अच्छे से डिटेल में समझाई थी। आपको अगर डाउट होगा तो आप उसे रिपीट करके फिर से सुनेंगे, है ना। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई क्या, कि आप अपने बुक्स को जरूर खोलिएगा और बुक्स को जरूर एक बार शुरू से आखिर तक पढ़िएगा, ठीक है। व्हेन यू डू दिस, जब आप ये करेंगे ना, तो बेसिकली एक रिवीजन होगा, इन अ फॉर्म ऑफ रिवीजन। वो जैसे मैंने स्टोरी बताई वो आपने सुनी, स्टोरी के फॉर्म में ही मैंने आपको चैप्टर समझाया, आपने वो सुन लिया अच्छे तरीके से, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने दिए वो भी लिख लिए होंगे आपने, ठीक है। अब क्या, एक बार आप चैप्टर को खुद से पढ़ लीजिए शुरू से आखिर तक, देख लीजिए, आपको हर चीज क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी चीज छूट गई जो मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज, फ्रांस के अंदर में जिस समय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का फॉर्म चला था ना, बाद में जब उसे रिपब्लिक में कन्वर्ट किया, उस ड्यूरेशन में जब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, मतलब संविधान के अंतर्गत राजा काम करेगा, और फिर जब वो गणतंत्र बना, उस बीच में ना फ्रांस के अंदर में क्या होता था, कुछ चिन्हों का इस्तेमाल किया गया था, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल भी किया गया था। जैसे मैंने आपको बताया था ना, लोगों को जागरूक किया गया था, लोगों के अंदर देशभक्ति पैदा किया गया, तो उसी समय कुछ कुछ है जो सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया गया था। जैसे उसमें से एक हुआ करता था ब्रोकन चेन, है ना।
हालांकि ये बस खाली आप अपने ये आपको बस माइंडसेट के लिए बता रहा हूँ, इसे याद रखिएगा। ब्रोकन चेन जिसे हम लोग टूटी हुई जंजीर कहते हैं, ठीक है। ये टूटी हुई जंजीर जो होती थी ना, आप अपने बुक में भी जाएंगे एनसीईआरटी के पेज नंबर 12 पे, तो आपको ये दिख जाएगा। तो ये जो टूटी हुई जंजीर होती थी, इसका मतलब था बंधन से आजादी, ठीक है ना, आजाद हो गए। तो टूटी हुई जंजीर है, ये सिंबल का इस्तेमाल किया जाता था ये दिखाने के लिए कि वो जो एबॉलिशन ऑफ मतलब जितना भी तरह की गुलामी और ये वो उनसे आजादी। ठीक उसी तरीके से नीला, सफेद और लाल, ये वो रंग होता था जिसे हम लोग फ्रांसीसी रंग कहते हैं, है ना। तो ये फ्रांसीसी राष्ट्रीय रंग है ना, ये फ्रांस के नेशनल कलर हुआ करते थे। और एक होता था लाल फ्राइजन टोपी, ठीक है। ये रेड फ्राइजन टोपी जो होते थे ना, ये बेसिकली वो दास लोग जो होते थे ना, दास मतलब जो गुलाम, तो जब वो आजाद हो जाते थे ना अपनी गुलामी से, दास लोग, तब जाकर के वो इस टोपी को पहना करते थे, ठीक है। मतलब ये जो रेड फ्राइजन कैप होते थे, ये बेसिकली उन लोगों को दिया जाता था पहनने के लिए, जो वो लोग पहनते थे जो बेसिकली इस गुलामी से आजाद हो जाते थे, ठीक है। तो इट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ सिंबल, ये भी सिंबल हुआ करता था। तो ये सिंबल का इस्तेमाल भी वो लोग करते थे लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों के लिए, जो रिप्रेजेंट करता था डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। आई होप वट एवर द क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू, जो भी मैंने आपको दिया आपने सब नोट डाउन भी करा होगा, उसे अच्छे से याद करेंगे, बिकॉज दोज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में एग्जाम में डेफिनेटली मीट करेंगे। तो आई थिंक द चैप्टर इज क्लियर, ठीक है। वी शैल अगेन मीट, हम लोग फिर से मिलेंगे। टिल देन, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एवरीवन।